हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th का पहला बायो चैप्टर जो कि है लाइफ प्रोसेसेस। बेटा ये चैप्टर जो है ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है। इसमें बड़े सारे सब टॉपिक्स हैं जैसे कि न्यूट्रिशन होगा, डाइजेशन होगा, सर्कुलेशन होगा, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स होंगे, रेस्पिरेशन होगा, एक्सक्रीशन होगा। तो ये सब कुछ जो है सारे ही प्रोसेसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं अगर हम लाइफ के पर्सपेक्टिव से देखें। और सिंस आप एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में, तो अगर उस पर्सपेक्टिव से भी देखें तो ये सारे ही टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आज हम इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट लेकर आए हैं जो कि है न्यूट्रिशन। इस चैप्टर में जो टॉपिक है फर्स्ट लाइफ प्रोसेस में वो है न्यूट्रिशन। तो हम आज के वीडियो में न्यूट्रिशन को भी डिवाइड करके डिस्कस करेंगे। आज हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द वीडियो टुडे। ठीक है, तो उससे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा जानेंगे कि भाई लाइफ प्रोसेस है क्या, है ना। देखिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप लिविंग कब कहते हैं? आप लिविंग तब कहेंगे जब उसके अंदर लाइफ है ना। वो मूव कर रहा है, सांस ले रहा है, खा रहा है, बोल रहा है, नहीं भी बोल रहा है तो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर रहा है कि जैसे उसको टच किया गया तो फील कर रहा है कि नहीं। सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स ही नहीं, और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे सराउंडिंग में है जैसे कि बैक्टीरिया है, फंजाई है, ये सब कुछ जो हमारे सराउंडिंग में रहते हैं ये सब कुछ लाइफ होल्ड करते हैं। दे पजेस लाइफ, है ना। कैसे पता चलेगा? भाई बैक्टीरिया को आप एंटीबायोटिक से ट्रीट कर सकते हैं, मतलब वो एंटीबायोटिक को लेके सेंसिटिव है। जब उसके सराउंडिंग में एंटीबायोटिक आता है तो बैक्टीरिया जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, है कि नहीं। एक ऐसा ही प्लांट का एग्जाम्पल हम लेंगे जिसको आप लोग जानते होंगे टच मी नॉट नाम से, है ना। सुना होगा आपने, बचपन में हम लोग बड़ा टच करा करते थे और वो क्लोज हो जाती थी लीव्स, है कि नहीं। उसको माइमोसा पुडिका कहते हैं। तो वो प्लांट जो है टच करने पे रिस्पॉन्ड करता है ना। ऐसे ही कोई डॉग सो रहा है रोड पे या कोई और जानवर आप देखें जू में जाकर जो आराम से बैठा हुआ है, आपके जाते ही या आहट आते ही वो मूव करने लगता है क्योंकि उसमें लाइफ है। तो लाइफ को डिफाइन करने के लिए क्या कहा जाएगा? ऐसे कुछ प्रोसेसेस जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के मेंटेनेंस में सपोर्ट कर रहे हैं वो क्या है? लाइफ प्रोसेसेस। तो आइए कुछ लाइफ प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। यहाँ पे लाइफ प्रोसेसेस बेसिकली यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या क्या होंगे? वो होंगे न्यूट्रिशन, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा रहने के लिए सबसे पहले तो खाएगा खाना, है ना। और होगा रेस्पिरेशन, सांस लेगा, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, एक्सक्रीशन, ये सब क्या है? ये लिविंग बीइंग्स के थ्रू परफॉर्म किए गए कुछ सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस हैं जिनके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। भाई आप अपने जीवन में से सांस लेना अगर हटा दे तो क्या जीवन बचा? खाना हटा दें, है कि नहीं, तो क्या बचा? तो बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल एंड बाय बॉडी मेंटेनेंस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। उनके सर्वाइवल और बॉडी मेंटेनेंस में जो रिक्वायर्ड है वो लाइफ प्रोसेसेस क्या कहलाएंगे? लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है। अब ये जो लाइफ प्रोसेसेस हैं यहाँ पे, The process which together perform function of maintenance of life are known as life processes। ये सारे processes जो life को चलाने में help कर रहे हैं, इन सबको साथ में क्या बोलेंगे? Life process। Nutrition, respiration, circulation, excretion are examples of essential life process जो हम अभी इस चैप्टर में डील करने वाले। इसके अलावा और भी हैं। Response to stimulus, अगर कोई ऑर्गेनिज्म लाइफ पोजेस करता है तो वो अपने सराउंडिंग को लेके रिस्पॉन्ड जरूर करेगा, है ना। Now in unicellular organism there are no specific organs for exchange of gases, intake of food or excretion as the entire surface of the organism is in contact with the atmosphere। क्योंकि वो भाई एक ही सेल के बने हैं, आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। तो उनकी पूरी की पूरी बॉडी एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। तो गैस लेना है तो ले लो भाई, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड देना है तो दे दो भाई, है कि नहीं। फूड कैप्चर करना है तो कर लो, है ना। पूरा सरफेस जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो इस वजह से उनको कोई भी स्पेशल ऑर्गन की ज़रूरत नहीं है। बट स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है मल्टी सेल्यूलर में, क्योंकि वहाँ बॉडी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, हर स्ट्रक्चर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं है। इस वजह से वहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट है, जहाँ न्यूट्रिशन के लिए अलग ऑर्गन है, डाइजेशन के लिए अलग ऑर्गन है, रेस्पिरेशन के लिए अलग ऑर्गन है, सर्कुलेशन परफॉर्म करने के लिए अलग ऑर्गन है।
और एक्सक्रीशन परफॉर्म करने के लिए अलग ऑर्गन है, स्टिमुलस रिसीव करने के लिए सेंस ऑर्गन्स हैं, रिप्रोड्यूस करने के लिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो हर लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए अलग ऑर्गन्स हैं। अगर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो टिश्यूज़ हैं, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ हैं। आपने क्लास 9th में प्लांट टिश्यूज़ में पढ़ा होगा कि हर प्लांट के पास अपने अपने स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ हैं टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। स्टोरेज के लिए अलग टिश्यू है, क्लोरोफिल के लिए अलग टिश्यू है, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए अलग टिश्यू है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अलग टिश्यू है। तो अगर ऑर्गन नहीं है तो टिश्यू है। मतलब कुल मिलाकर ये बात है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंशिएशन होगा, वेरियस बॉडी पार्ट्स होंगे जो स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करेंगे एंड दे हैव वेरियस लेवल्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो अभी मैं डिस्कस कर रही थी, टिश्यू हो, ऑर्गन सिस्टम हो। तो आइए कुछ लाइफ प्रोसेसेस को डील करें हम लोग। तो जो बेसिक लाइफ प्रोसेसेस जो हम देखने वाले हैं वो है न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी इंट्रोडक्शन में बताया था कि इस पार्ट में हम सिर्फ न्यूट्रिशन डील करेंगे और उस न्यूट्रिशन में भी हम सिर्फ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखेंगे, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही हमें डील करना है, बट हम थोड़ा न्यूट्रिशन के बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे। अभी आप देखिए, ये हम सबका फेवरेट शिनचैन है कि नहीं? आप सब ये कार्टून देखते हैं, ये खा रहे हैं जो हम सबको पसंद है। अगर किसी को अभी बोल दिया जाए कि भाई डाइटिंग कर लो, है ना, मत खाओ, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा ऐसा लगता है कि पनिशमेंट है कि डोंट ईट, है ना। बट व्हाट डू वी ईट? आर वी ईटिंग द राइट थिंग, है ना? एंड व्हाई आर वी ईटिंग? सबसे ज़रूरी बात है, व्हाई आर वी ईटिंग? आई लाइक पीपल लव फूड, लोगों को खाना पसंद है ना। जिनको नहीं पसंद है वो बेचारे भी खा रहे हैं, है ना। क्या मजबूरी है ऐसी कि वो खा रहे हैं? क्या मजबूरी ऐसी है कि वो काम कर रहे हैं जो उनको पसंद नहीं है कि नहीं? तो वो मजबूरी ये है कि भाई खाएंगे नहीं तो बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे कैसे, और न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे नहीं तो बॉडी में एनर्जी कैसे आएगी अदर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए। तो बेचारे मजबूरी में ही सही लेकिन खा रहे हैं। भाई जिनको पसंद है उनकी तो कहानी अलग है, उनको तो पसंद है तो वो एंजॉय करके खा रहे हैं, है ना। तो अब हम न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो न्यूट्रिशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन न्यूट्रिएंट्स। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन न्यूट्रिएंट्स। इट इज़ द process of taking in nutrients। और ये nutrients क्यों ले रहे हैं हम लोग? Why are we taking these nutrients? It is the process of taking in nutrients for the body building and maintenance of life, है ना। ये nutrients लेंगे, ये utilize होंगे और एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। टू मीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट वी नीड न्यूट्रिएंट्स, एंड फॉर न्यूट्रिएंट्स वी नीड टू टेक इन न्यूट्रिशन, वी नीड टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। तो जैसे मैंने आपको बताया, दो टाइप के न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू कीमो ऑटोट्रॉफ एंड फोटो ऑटोट्रॉफ, ठीक है, कीमो ऑटोट्रॉफ एंड फोटो ऑटोट्रॉफ। जबकि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो 3 तरीके में डिवाइडेड है, जो हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। वो क्या क्या है? होलोजोइक, सिम्बायोटिक एंड सैप्रोफिटिक या सैप्रोट्रॉपिक कहें, सैप्रोट्रॉफिक एंड पैरासिटिक, ठीक। तो ऑटो मतलब सेल्फ, तो वो ऑर्गेनिजम्स विच आर केपेबल, जो ऑर्गेनिजम्स केपेबल हैं अपना खुद का फूड बनाने के लिए, चाहे कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करे, चाहे सनलाइट की एनर्जी यूज़ करे, चाहे केमिकल एनर्जी यूज़ करे, वो अपना फूड बना सकते हैं। वो ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाएंगे? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। और हेटेरोट्रॉफिक वो हैं जो डिफरेंट सोर्सेस पे डिपेंड करते हैं फूड ऑब्टेन करने के लिए, ठीक। तो हेटेरोट्रॉपिक डिपेंड ऑन आउटर सोर्स या अदर सोर्सेस फॉर ऑब्टेनिंग फूड,
है ना। फूड ऑब्टेन करने के लिए अलग सोर्सेस पे जो डिपेंड करें वो हेटेरोट्रॉफिक है, और जो फूड सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हैं, सेल्फ सिंथेसाइज कर सकते हैं, सेल्फ सिंथेसिस ऑफ फूड जिनसे पॉसिबल है, वो ऑटोट्रॉफिक हैं। ठीक है, जिसमें सेल्फ सिंथेसिस ऑफ फूड पॉसिबल है वो ऑटोट्रॉफिक हैं, जो डिपेंड करेंगे दूसरे सोर्सेज पे वो हेटेरोट्रॉपिक है। अब आप ये देखिए, तो यहाँ पे जो हमने अभी लिखा कि कीमो ऑटोट्रॉप हैं, कीमो ऑटोट्रॉप मतलब जो केमिकल एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू प्रिपेयर देयर फूड, यानी दे आर कीमोसिंथेटिक, दे आर कीमोसिंथेटिक। अगली स्लाइड में हम कुछ पिक्चर्स देखेंगे। फोटो ऑटोट्रॉप, नाम से ही लग रहा है फोटो यानी लाइट, दैट इज दे आर यूजिंग लाइट एनर्जी एज अ सोर्स टू प्रिपेयर देयर फूड। ठीक है जी, लाइट को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर रहे हैं अपना खाना बनाने के लिए, और जो कीमो ऑटोट्रॉप हैं वो केमिकल्स को यूज कर रहे हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी अपना खाना बनाने के लिए। अब इधर हम लोग देखें, ये हम लोग डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। होलोजोइक मतलब कंप्लीट फूड टेक इन कर लिया, मतलब प्री डाइजेस्टेड फूड नहीं खाया, टोटल फूड ऑब्टेन किया, बॉडी के अंदर जाएगा, डाइजेशन होगा। ठीक, तो होलोजोइक के एग्जाम्पल हैं, सबसे पहले तो हम ही लोग होलोजोइक हैं, कंप्लीट फूड लेते हैं हम लोग भाई, है कि नहीं। अमीबा होलोजोइक हैं, ठीक है। यहाँ पे सैप्रोट्रॉपिक मतलब जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं, ठीक है, दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, एंड ये क्या करते हैं, ये अपनी बॉडी के बाहर डाइजेशन परफॉर्म करते हैं, यानी एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन परफॉर्म करते हैं, है ना। और ये फूड को बाहर डाइजेस्ट कर लेते हैं और प्री डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, दे एब्जॉर्ब द प्री डाइजेस्टेड फूड। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल हो गए फंजाई। अब ये आपके एनसीईआरटी में फंजाई का नाम जो है वो लिखा हुआ है मशरूम, है ना, मशरूम, ईस्ट, मोल्ड्स, ठीक है, ये सब लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में। और पैरासिटिक, भाई ये वो मेहमान हैं जो बिन बुलाए आ गए हैं और होस्ट के पास रह रहे हैं, पूरा एंजॉय करते हैं और होस्ट पे ही डिपेंडेंट रहते हैं, खुद कुछ नहीं करेंगे। मतलब पैरासिटिक रिलेशनशिप इज अ प्लस माइनस रिलेशनशिप, जहां दो पार्टनर हैं, एक का हमेशा फायदा है और दूसरे का हमेशा नुकसान है। जो फायदे में है वो पैरासाइट है, जो नुकसान में पार्टनर है वो बेचारा होस्ट है ना। तो पैरासिटिक रिलेशनशिप में दो पार्टनर हैं, एक है पैरासाइट और एक भैया है होस्ट। होस्ट जो है वो नुकसान में है, वो हमेशा माइनस में चलेंगे, और पैरासाइट का भाई टोटल फायदा है, कोई लॉस नहीं है, वो प्लस में चलेंगे। तो पैरासिटिक रिलेशनशिप अगर हम डिस्कस करें एग्जाम्पल, तो यहाँ पे एक प्लांट आता है कस्कुटा, अगली वीडियो में मैं इसकी पिक्चर भी आपको दिखाऊंगी। कस्कुटा हिंदी में अमरबेल कहलाता है। ये कोई मेहनत नहीं करते, कोई रूट सिस्टम नहीं बनाते, सीधा दूसरे पौधे के ऊपर उग जाते हैं। इट्स एन एपीफाइट, ठीक है, मतलब अ प्लांट विच ग्रोज अबव अनदर प्लांट, ठीक है। कस्कुटा हो गए, टिक्स हो गए, भाई जो गाय वगैरह में पड़ जाते हैं कीड़े वही, लाइस हो गई, लीच हो गए, मॉस्कीटो, फीमेल मॉस्कीटो, ये बड़ा मजाक का वो बनता है रीज़न, फीमेल मॉस्कीटो भाई हमारे ब्लड पे फीड कर रहे हैं, है ना। और मलेरिया जो कॉज करते हैं बेचारे, इसमें मॉस्कीटो की भी कोई गलती नहीं है, मॉस्कीटो तो वो खुद इन्फेक्ट हो रही है। तो जो मलेरिया कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है वो कहलाता है प्लाज्मोडियम। अगले पार्ट में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया। मलेरिया मच्छर नहीं कॉज करता है, मच्छर तो बेचारा सिर्फ कैरी कर रहा है, कॉज कौन कर रहा है, प्लाज्मोडियम। कॉज कौन कर रहा है, प्लाज्मोडियम, ठीक है। कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया इज प्लाज्मोडियम, ठीक है, कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया, ठीक है, कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया इज प्लाज्मोडियम। ये मॉस्कीटो को भी इन्फेक्ट करता है, ह्यूमन को भी इन्फेक्ट करता है, दोनों को यूज करता है अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, तो ये भी एक पैरासाइट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो कीमो ऑटोट्रॉप्स जैसे मैंने आपको बताया जो केमिकल्स यूज करेंगे फॉर सिंथेसाइजिंग देयर फूड। तो अभी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉप्स आर द ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओन फूड, दैट इज ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया
सच प्रोसेस इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ये देखिए क्या है, ये कीमो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है। क्या है ये? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। क्यों भाई, क्यों पर्पल सल्फर बैक्टीरिया कहला रहा है ये? क्योंकि इसमें एक पिगमेंट है जो इसको पर्पल कलर रेंडर करता है। सल्फर इसलिए कहते हैं क्योंकि इट यूजेस सल्फर बेस्ड कंपाउंड्स टू प्रोड्यूस इट्स ओन फूड। सल्फर के कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करेंगे, उस एनर्जी से, उस केमिकल एनर्जी से जो भी एनर्जी ऑब्टेन होगी उससे ही अपना खाना बनाते हैं। ठीक, तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, इट्स अ कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया जो पर्पल पिगमेंटेड होते हैं, सल्फर को यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ देयर एनर्जी। ये जो है, ये फोटो है नाइट्रोसोमोनास की। ठीक है, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास जो है नाइट्रोजन को यूज करते हैं एज देयर सोर्स ऑफ एनर्जी टू प्रिपेयर फूड। ये क्या करते हैं, अमोनिया को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं। एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को ट्रैप करेंगे सॉइल में अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, और उसको अमोनिया में कन्वर्ट करके अब ये क्या करते हैं, ये अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू नाइट्राइट। तो ये भी कोई सनलाइट को यूज़ नहीं कर रहे हैं अपना खाना बनाने के लिए, ये किसको यूज़ कर रहे हैं, केमिकल्स को। तो कीमो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्या है, यूज केमिकल एनर्जी टू प्रिपेयर देयर फूड या टू ऑब्टेन देयर फूड। ठीक है, ऑब्टेन वर्ड थोड़ा गलत लगेगा क्योंकि ये बना रहे हैं बेचारे, तो इसीलिए हम लोग प्रिपेयर ही लिखेंगे, टू प्रिपेयर देयर फूड। ठीक है, और ये क्या हो सकता है, कौन सी केमिकल एनर्जी हो सकती है, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंपाउंड्स, आयरन कंपाउंड्स। ठीक है, तो आयरन सल्फर बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये सब जो केमिकल्स को इस्तेमाल करके खाना बना रहे हैं अपना खुद का, वो हो गए कीमो ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, अब आप देखिए जैसे भाई कोई चूल्हे पे खाना बना रहा है, कोई इंडक्शन पे खाना बना रहा है ना, तो खाना तो बन ही रहा है, लेकिन एक जगह क्या है, एक जगह बर्निंग ऑफ वुड इज एक्टिंग एज अ फ्यूल, अनदर प्लेस इलेक्ट्रिसिटी इज एक्टिंग एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग फूड। फूड दोनों जगह बन रहे हैं। तो उसी तरह अगर सनलाइट से बनेगा तो फोटो ऑटोट्रॉफिक, और केमिकल एनर्जी के इस्तेमाल से बनेगा तो कीमो ऑटोट्रॉफिक। तो कीमो ऑटोट्रॉफिक के ये आपने कुछ एग्जाम्पल्स देखे। कीमो ऑटोट्रॉफिक में सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, सल्फर हो सकता है एज अ केमिकल सोर्स, आयरन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। ठीक है, ये सब जो है, फॉस्फोरस हो सकता है यहाँ पे, ये सब केमिकल्स जो हैं दे एक्ट एज अ सोर्स फॉर दिस केमिकल एनर्जी टू प्रिपेयर द फूड। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे तो फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं। देखिए छोटी क्लासेस से हमें पढ़ाया जाता है कि फोटोसिंथेसिस इज परफॉर्म बाय ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स भी नहीं पढ़ाया जाता है, कुछ बुक्स में तो लिख दिया जाता है कि फोटोसिंथेसिस इज परफॉर्म बाय प्लांट्स, प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, यही तो पढ़ाया जाता है। भाई प्लांट में हर पार्ट नहीं फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता, ओनली द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और जिस प्लांट में क्लोरोफिल नहीं वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। तो फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्या है, यूज सोलर एनर्जी टू प्रिपेयर देयर फूड, use solar energy to prepare their food। ठीक है, use solar energy to prepare their food। अब यहाँ पे सबसे पहले कौन है, ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, ये क्या है, ये कैल्प्स हैं। ये क्या है, कैल्प्स, एल्गे, पानी में पाए जाने वाले एल्गे भी प्लांट ही हैं। ठीक है, ये जो है ये क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गे। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, नाम में ब्लू ग्रीन एल्गे है पर ये एल्गे नहीं है, ये बैक्टीरिया है। ठीक, तो इसको हम लोग और भी क्या कहते हैं, साइनो बैक्टीरिया। ठीक, क्या है, दे आर द फर्स्ट फोटो ऑटोट्रॉफ्स ऑन दिस अर्थ, दे आर द फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स ऑन दिस अर्थ। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस की शुरुआत यहीं से हुई थी। ठीक, और ये क्या है, डायएटम्स। Diatoms, they also are known as the chief producers। ठीक है, they are known as the chief producers of the oceans। ठीक है,
तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स के, ग्रीन प्लांट्स, केल्प्स लाइक एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गे or cyanobacteria and diatoms. They are photoautotrophic organisms, that is they are using solar energy to prepare their food. अब ये प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस, इसको डिस्कस करें तो देखो भाई, फोटो माने लाइट और सिंथेसिस मतलब टू प्रिपेयर, है ना। तो अगर हम ये मिलाएं तो क्या है, टू यूज लाइट एनर्जी टू प्रिपेयर द फूड, है ना, या टू प्रिपेयर द फूड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी, है कि नहीं। तो आप ये इक्वेशन देखो, इस पे जरा गौर करिएगा, 12H2O पे, तो 6 CO2, दैट इज वी रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड, नॉट वी रिक्वायर, द plants require carbon dioxide, water and in presence of sunlight and chlorophyll, ठीक है। सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, ठीक। तो इधर जो वाटर प्रोड्यूस हुआ है, इस वाटर को बोला जाता है मेटाबॉलिक वाटर। क्या बोला जाएगा भाई, मेटाबॉलिक वाटर, ठीक है। मेटाबॉलिक वाटर मतलब जो किसी लिविंग प्रोसेस के रिएक्शन से ऑब्टेन होने वाला वाटर मॉलिक्यूल है, वो क्या है, मेटाबॉलिक वाटर। देखिए भाई, बाकी वाटर तो सॉइल से पिकअप हो रहा है रूट के थ्रू ये, लेकिन इस रिएक्शन के बाद जो प्लांट ने खुद से प्रोड्यूस किया, ये वाटर मेटाबॉलिक वाटर कहलाएगा। अब इन सबका भविष्य क्या है, ये आगे हम लोग अभी देखेंगे, सारे स्टेप्स धीरे धीरे करके। तो द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड H2O in presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis. बेसिकली जो रिएक्शन लिखा है उसी को स्टेटमेंट में डाल दिया गया है, ठीक है। अब ये 3 मेन स्टेजेस हैं जो मैंने आगे वाली स्लाइड पे पिक्चर्स के फॉर्म में भी डाला है। क्या है भाई, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। देखो, कोई भी प्रोसेस सिंगल स्टेप नहीं है। जैसे आपको ये दिख रहा है कि भाई एक इक्वेशन ही तो है, पौधे को इतना क्या करना है कि नहीं, CO2 लिया, वाटर लिया, सनलाइट, क्लोरोफिल तो है ही, बना डाला, ऐसा नहीं होता है, ठीक। मल्टी स्टेप प्रोसेस है, लाइट रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन है। तो फोटोसिंथेसिस इज डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस, लाइट फेज एंड द डार्क फेज, ठीक। फोटोसिंथेसिस के 2 रिएक्शंस हैं, लाइट रिएक्शन या लाइट फेज एंड द अदर वन इज डार्क रिएक्शन, या हम इसको अब जो है डार्क रिएक्शन से नाम से ही लगता है ना कि भाई रात में हो रहा है या अंधेरे में हो रहा है, ना ना, ऐसी नहीं बात है। क्या है, LIR, ठीक है, इट इज LIR, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन मतलब इस रिएक्शन को लाइट की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फिर भाई फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी का क्या काम हुआ, जो फर्स्ट फेज है, जो लाइट रिएक्शन है, उसमें लाइट एनर्जी का काम हुआ, और आगे अभी हम लोग देखेंगे उसमें जो प्रोड्यूस्ड एनर्जी है वो हमारे सेकेंड स्टेज में इन्वॉल्व होगी। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। ये इक्वेशन है, ये 3 मेन स्टेप्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में है। सबसे पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय द क्लोरोफिल, ठीक है। तो ये आप अगर देखें यहाँ पे, photosynthesis is a photochemical process, मतलब it requires light energy, produces chemical energy and then uses that chemical energy to produce food. तो basically लाइट एनर्जी भी यूज कर रहा है और केमिकल एनर्जी भी यूज कर रहा है, इसलिए हम इसको फोटोकेमिकल प्रोसेस बोल रहे हैं, ठीक। लाइट रिएक्शन में लाइट एनर्जी यूज करेगा, डार्क रिएक्शन में केमिकल एनर्जी यूज करेगा। तो फोटोसिंथेसिस इसीलिए क्या कहलाता है, फोटोकेमिकल प्रोसेस। अब जो खाना बन रहा है वो तो बन रहा है भाई ग्लूकोज, लेकिन पौधे में सारा खाना एक बार में तो नहीं पच जाएगा ना, खप नहीं जाएगा। तो जो बचा हुआ खाना है वो किस फॉर्म में स्टोर हो जा रहा है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो आलू आप खाते हैं, मूंगफली खा रहे हैं, है ना, ये सब जो चीज़ें आप दाल खा रहे हैं, ये सब क्या है, स्टोरेज ऑर्गन्स हैं, अलग अलग चीज़ें स्टोर करते हैं। कोई प्रोटीन स्टोर कर रहा है, कोई फैट स्टोर कर रहा है, और आलू जो है वो स्टार्च स्टोर कर रहा है। स्वीट पोटैटो शिनचैन को बड़ा पसंद है, स्वीट पोटैटो भी जो है वो क्या स्टोर करता है, स्टार्च। नाउ फूड स्टोर्ड इन एनिमल इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। हमने सारा खाना खा लिया और उसके बाद पड़ गए बिस्तर पे, कोई इस्तेमाल नहीं किया, है ना, तो क्या हुआ फिर, कहाँ जाएगा वो स्टोर्ड फूड, वो जाएगा लिवर में, एक्स्ट्रा जो फूड है, और वहाँ स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक।
अब एक थोड़ी डिफरेंट स्टोरी है डेजर्ट प्लांट्स की। जो डेजर्ट है भाई, सब लोग जानते हैं रेगिस्तान, डेजर्ट्स में जो उगने वाले पौधे हैं, पहले तो सब लोग उसको कैक्टस बोलेंगे। कैक्टस कोई एक पौधा नहीं है, कैक्टस वो जो है जीरोफिटिक प्लांट्स कहलाते हैं, मतलब जो ड्राई एरिया में उगने वाले प्लांट्स हैं वो कैक्टस हैं। नाउ डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। जैसे आप ये पिक्चर में देखो भाई, है ना, ये रात में इनका स्टोमेटा ओपन हो रहा है और दिन में क्लोज रह रहा है, तो इसका मतलब दे आर ओपनिंग दिस स्टोमेटा एंड ऑब्टेनिंग CO2 एट नाइट। ठीक, इस प्रोसेस को हम लोग कैम पाथवे कहते हैं। क्या कहेंगे भाई? कैम पाथवे। ये आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे। बस अभी ये जान लो कि डेजर्ट प्लांट्स या ड्राई एरिया में उगने वाले पौधे जो हैं वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं बाय द फॉलोइंग द कैम पाथवे, दैट इज क्रैसुलेजियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे। इसमें क्या होता है, दिन में स्टोमेटा क्लोज रहेगा और रात में स्टोमेटा ओपन होगा फॉर ऑब्टेनिंग CO2। अब ये स्टोमेटा जो दिन में क्लोज रहता है और रात में ओपन होता है, ऐसे स्टोमेटा को बोलते हैं स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। क्या बोलेंगे? स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। मतलब स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा मतलब ओपन्स ड्यूरिंग नाइट। ठीक है, ओपन्स ड्यूरिंग नाइट। तो इसका मतलब दिन में खुलने वाले स्टोमेटा को क्या बोलेंगे? जो दिन में खुलेगा उसको क्या बोलेंगे? फोटो एक्टिव स्टोमेटा। क्या बोलेंगे? फोटो एक्टिव स्टोमेटा। ठीक, वो स्टोमेटा जो दिन में एक्टिव है वो है फोटो एक्टिव, और जो रात में एक्टिव है वो स्कोटो एक्टिव। ठीक है, ओपन्स ड्यूरिंग द डे। ठीक है, तो डेजर्ट प्लांट्स में कौन सा स्टोमेटा पाया जाएगा भाई? डेजर्ट प्लांट्स में जो है स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा पाया जाएगा। डेजर्ट प्लांट्स में स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा पाया जाएगा। ठीक, मतलब यहाँ स्टोमेटा रात में खुलेगा, CO2 एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद दिन में जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी उस एनर्जी का इस्तेमाल करके रात में खाना बनाएंगे। तो इनके यहाँ रात में कुकिंग चलती है और बाकी प्लांट्स में दिन में। ठीक है, चलिए आगे देखें। तो भाई वाटर सबसे एसेंशियल पार्ट है फोटोसिंथेसिस का, तो वो कैसे आ रहा है? वाटर इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट। अब आप अगर इस डायग्राम में देखें तो रूट में रूट हेयर हैं, दिख रहा है आपको? रूट हेयर हैं और ये रूट हेयर जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में है सॉइल के साथ। अगर आप देखें, रूट हेयर इज इन द डायरेक्ट कांटेक्ट विद द सॉइल। सॉइल में ये क्या है? सॉइल पार्टिकल्स हैं। ये सब जो आपको ब्राउन स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है क्या है? सॉइल पार्टिकल्स। और इनके सराउंडिंग में क्या है? वाटर। ये जो पूरा ब्लू एरिया आपको दिख रहा है ये क्या है? वाटर। ठीक, तो क्या करेगा, जो जैसे मान लीजिए भाई ये रूट है, ठीक है, तो ये रूट है, ये रूट हेयर है। रूट हेयर बेसिकली क्या होता है? रूट हेयर इज, आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ द रूट एपिडर्मिस। रूट की एपिडर्मिस का एक्सटेंशन है रूट हेयर। यूनिसेल्यूलर होता है, सिंगल सेल्ड। ठीक है, यूनिसेल्यूलर है ये। ठीक, अब ये रूट हेयर है, ये इसके सराउंडिंग में, भाई कलर यूज कर लें, ये सराउंडिंग में इसका वाटर है सॉइल में जो प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो वाटर है ये एंटर करेगा रूट हेयर में, क्योंकि यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ज़्यादा। रूट हेयर में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है कम, तो प्रोसेस हो गया ऑस्मोसिस। प्रोसेस कौन सा हो गया? ऑस्मोसिस। आ रही है बात समझ में? रूट हेयर कैसे वाटर पिकअप करेंगे? बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। कौन सा स्ट्रक्चर पिकअप कर रहा है? रूट हेयर। रूट हेयर का नेचर कैसा है? यूनिसेल्यूलर है। क्या? एक्सटेंशन ऑफ रूट एपिडर्मिस। तो हाउ इज द प्लांट पिकिंग अप वाटर फ्रॉम द सॉइल? बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है भाई, आ रही है बात समझ में? तो ये तो रॉ मटेरियल पिकअप हो गया, और भी जो दूसरे मटेरियल हैं वो प्लांट्स पिकअप करते हैं। मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब सॉइल से पिकअप किया जाता है। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ phosphorus, iron, magnesium, all these minerals are picked up by the plant from the soil by the process of active transport. By the process of active transport. Active transport क्या होता है भाई? आगे की वीडियोस में बताऊंगी आपको, जब ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाऊंगी, कि वो प्रोसेस जो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चलता है। मतलब
कम से ज़्यादा, फ्रॉम अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू अ हायर कॉन्सेंट्रेशन अगर कोई मूवमेंट होता है तो उसमें एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, है ना भाई। कोई कमज़ोर आदमी मोटा सा सामान खींचे तो उसको भाई एनर्जी लगानी पड़ेगी कि नहीं लगानी पड़ेगी ज़्यादा, है कि नहीं। तो वो प्रोसेस या वो मूवमेंट जहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन पे मूवमेंट होगा और उसमें एनर्जी खर्च होगी, वो कहलाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो मिनरल्स आर पिक्ड अप फ्रॉम द प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब नाइट्रोजन सबसे एसेंशियल एलिमेंट है, क्योंकि भाई डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और भी जितने मटेरियल्स हैं सब कुछ जो है नाइट्रोजन कंटेन करते हैं, तो इसलिए नाइट्रोजन चाहिए प्लांट को बहुत ज़्यादा। तो एटमॉस्फेयर में आप जानते हैं मोर देन 70% इज नाइट्रोजन, बट the catch is plants cannot use that nitrogen, they have to convert it into the usable forms। तो यही प्रोसेस कहलाता है नाइट्रोजन साइकिल। कैसे प्लांट्स ने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ट्रैप किया, यूज किया, वापस एटमॉस्फेयर को लौटाया, और फिर यही साइकिल जो चलती रहती है ये कहलाती है नाइट्रोजन साइकिल। तो ये देखिए, एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन पिकअप किया गया सॉइल में। अब देखिए प्रोसेस, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो सॉइल में प्रेजेंट हैं। ये क्या करेंगी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देंगी इनटू अमोनिया। ये बैक्टीरिया कहलाती हैं अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। फिर उसके बाद जो है ये अमोनिफाइंग बैक्टीरिया H+ आयन सॉइल से पिकअप करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू अमोनियम आयन, and then the nitrifying bacteria will convert it into nitrite and nitrates, और ये प्लांट्स में पिकअप हो जाएंगे अमीनो एसिड्स वगैरह के फॉर्म में। तो आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन है कि द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज पिक्ड अप बाय द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक नाइट्राइट्स यहाँ पे और नाइट्रेट्स, ठीक, नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स, ठीक है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक अमीनो एसिड्स, ये सब जो हैं ये सब बनेंगे बाय यूजिंग नाइट्रोजन। तो यहाँ पे अमाइड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिस फॉर्म में नाइट्रोजन पिकअप किया जाता है, ठीक। तो नाइट्रोजन इज पिक्ड अप इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑल्सो एंड इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑल्सो। Organic compounds are amides, inorganic compounds are nitrites and nitrates. It is converted by the bacteria present in the soil. अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जैसे आपको मैंने प्रीवियस स्लाइड में पिक्चर भी दिखाई नाइट्रोसोमोनास की, वो अमोनिया को कन्वर्ट कर रहा है इनटू नाइट्राइट, और नाइट्रोबैक्टर एक बैक्टीरिया है जो नाइट्राइट को कन्वर्ट करता है इनटू नाइट्रेट, ठीक है। तो ये सब ज़्यादा आप परेशान बिल्कुल मत होइए कि भाई कितना नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास है, ये सब याद करना पड़ेगा। बस इतना जान लीजिए कि नाइट्रोजन इज पिक्ड अप फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑल्सो एंड इनऑर्गेनिक ऑल्सो। इनऑर्गेनिक आर नाइट्राइट एंड नाइट्रेट, ऑर्गेनिक आर अमाइड्स। ओके फाइन, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, वही मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस जो हम सबसे पहले अभी फोटोसिंथेसिस की स्लाइड पे देख रहे थे। तो स्टेप नंबर 1 जो है, अगर आप देखें यहाँ पे सबसे पहला स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, ठीक। पहले तो क्लोरोप्लास्ट क्या है भाई, क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, इट इज क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट, ठीक। अब ये क्लोरोप्लास्ट में 2 पार्ट्स हैं, एक है ग्रैना और एक है स्टोमा। ग्रैना एंड स्टोमा। ग्रैना जो है ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, जो स्टैक ऑफ कॉइन है, कॉइन का बंडल है, वो कहलाता है ग्रैना, जिसमें एक एक कॉइन जो है वो कहलाते हैं थाइलाकॉइड्स। क्या कहलाएंगे, थाइलाकॉइड्स। थाइलाकॉइड्स जो है ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर हैं कॉइन लाइक, इनके इनर मेम्ब्रेन में ध्यान दीजिएगा, इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है पिगमेंट क्लोरोफिल, ठीक है। द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड्स विल कंटेन द पिगमेंट क्लोरोफिल, ठीक। ये क्लोरोफिल जो है एटमॉस्फेरिक सनलाइट को ट्रैप कर लेगा, it will trap the atmospheric sunlight, ठीक है, and it will get activated।
अभी तक क्लोरोफिल एक्टिवेटेड नहीं था, जब सनलाइट ट्रैप करेगा तब ये जाके एक्टिवेट होगा। ठीक, हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे अकेले क्लोरोफिल नहीं सनलाइट ट्रैप कर रहा है, और भी पिगमेंट्स हैं प्लांट में। भाई प्लांट सिर्फ हरा थोड़े होता है, फल लाल भी होते हैं, है कि नहीं, येलो भी होते हैं, उसमें स्ट्रक्चर्स ऑरेंज भी होते हैं। तो ये सब पिगमेंट्स कहीं तो प्लांट में होंगे ना, तो इन पिगमेंट्स का काम सिर्फ कलर देना नहीं है, इनका काम है सनलाइट ट्रैप भी करना है। ठीक, तो वो भी सनलाइट ट्रैप करते हैं, और ट्रैप करके किसको दे देंगे, क्लोरोफिल को। ठीक, तो पहला स्टेप क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय द क्लोरोफिल, मतलब द सोलर एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द प्लांट। क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द प्लांट। प्लांट में जो हरा पिगमेंट है, जो जिसकी वजह से प्लांट आपको ग्रीन दिखाई देता है, वो क्या है, क्लोरोफिल। और पाया कहाँ पे जा रहा है, इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड, और थाइलाकॉइड है कहाँ, ग्रैना में, और ग्रैना कहाँ है, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक, तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है भाई, क्लोरोप्लास्ट। ओवरऑल पूरी फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रही है, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक, अब आप अगर देखें तो फर्स्ट स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, है ना, बाय क्लोरोफिल, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। ये सबसे पहला स्टेज है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। सनलाइट हो गई ट्रैप, क्लोरोफिल ने कर लिया ट्रैप, है ना, अब हो गई एक्टिवेट, अब क्या करें, है कि नहीं। तो सेकेंड स्टेप जो है ये आप समझिए, ये कहलाता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। स्टेप नंबर 2 इज फोटोलिसिस, नाम से क्या लग रहा है भाई, ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटो यानी लाइट, लिसिस यानी वाटर, ठीक है, फोटोलिसिस यानी लाइट, लिसिस यानी ब्रेकडाउन। ठीक है, तो फोटोलिसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक, अब यहाँ क्या होता है समझिए ज़रा, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या हुआ फोटोलिसिस में, जो सनलाइट ट्रैप हुई है उसमें एक यूनिट ऑफ एनर्जी है, वो कहलाती है फोटॉन्स। क्या कहलाएगी, फोटॉन्स। ठीक, द सनलाइट इज ट्रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स क्या है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। काहे की एनर्जी, सोलर एनर्जी। ठीक, तो फोटॉन्स आर पैकेट्स ऑफ एनर्जी, फोटॉन्स आर पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ठीक, तो ये जो सोलर एनर्जी ट्रैप हुई है, इट इज ट्रैप्ड एंड देन इट इज इन द यूनिट ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, प्लांट ने सॉइल से वाटर पिकअप किया। अब आप जरा ये बात समझिए, ठीक है, प्लांट ने क्या पिकअप किया, सॉइल से वाटर। ठीक, और ये वाटर जो है भाई पहुंचा तो क्लोरोप्लास्ट में, वहाँ पे सोलर एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में है, फोटॉन के फॉर्म में। ठीक है, सोलर एनर्जी किस फॉर्म में है, फोटॉन के फॉर्म में। अब यहाँ होगा भाई फोटोलिसिस, तो पहले तो ये बन जाएगा H+ आयन, हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, क्योंकि भाई देखो कितना है ऑक्सीजन, वाटर में एक ही है ना, तो आप अगर देखोगे तो ये एक ही हुआ ना, है कि नहीं। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, वी विल राइट इट लाइक दिस। ठीक, तो हम लिखेंगे हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं नेसेंट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। भाई डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है ना, ऑक्सीजन क्या है, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, मतलब 2 एटम है, पर यहाँ तो 2 एटम अवेलेबल नहीं है ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन आए कहाँ से, यहाँ पे आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज क्यों डेवलप हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पे ही हुआ है ना। 2 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया तो यहाँ पे प्लस चार्ज डेवलप हो गया। दिस रिएक्शन इज नोन एज द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। क्या कहलाएगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक, आई बात समझ में। क्या किया हमने, सॉइल से जो वाटर आया था, सॉइल से रूट में जो वाटर आया था वो सनलाइट जो फोटॉन है, यूनिट ऑफ सोलर एनर्जी यहाँ पे, वो उसने उसके प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ दिया बेचारे को। किस किस फॉर्म में तोड़ दिया, H+ आयन के फॉर्म में, नेसेंट ऑक्सीजन के फॉर्म में, और 2 इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में। अगर हम 2 वाटर मॉलिक्यूल लें तो देखिए फोटॉन,
कितने H प्लस आयन भाई, 4 H प्लस आयन प्लस 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो आप ये देखिए फोटोलिसिस ऑफ वाटर का रिएक्शन। अब समझो इनका क्या भविष्य है। देखिए ये ऑक्सीजन जो है ये बाहर चला जाएगा स्टोमेटा के थ्रू बाहर के रास्ते, तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस में बनने वाला सबसे पहला प्रोडक्ट क्या है, जो पूरी इक्वेशन आपने पढ़ी थी ना, 6CO2 प्लस 12H2O विल गिव यू C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, तो उसमें सबसे पहले बनने वाला प्रोडक्ट है O2। ये सारा कुछ साथ में नहीं बनेगा, एक एक करके बनेगा। तो सबसे पहले बना ऑक्सीजन, है ना, सबसे पहला बना ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन स्टोमेटा के रास्ते बाहर, मतलब इट इज अ वेस्ट, ठीक है, इट्स अ वेस्ट, बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट नहीं है, बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। अब आपको ये जो H प्लस आयन है प्लस ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस्तेमाल होंगे इन प्रोड्यूसिंग केमिकल एनर्जी, ठीक। तो अब एक प्रोसेस होगा, अब आप समझिए जरा, एक प्रोसेस होगा यहाँ पे, ADP एक कंपाउंड है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडेनोसिन डाई यानी 2 फॉस्फेट, इसमें हमें एक फॉस्फेट और जोड़ना है ताकि ये बन जाए ट्राइफॉस्फेट। हम बनाना चाहते हैं ATP। ये ATP जो है ये प्लांट इस्तेमाल करेगा डार्क रिएक्शन में, ठीक। आ रही है बात समझ में धीरे धीरे कि हम फोटोकेमिकल प्रोसेस क्यों कह रहे थे। लाइट एनर्जी अब यूज हो गई, लाइट एनर्जी अभी इस्तेमाल हो गई लाइट रिएक्शन में, और डार्क रिएक्शन में क्या यूज होगा, जो लाइट रिएक्शन में एनर्जी बनी है ना वो एनर्जी वहां इस्तेमाल होगी, ठीक है, वो एनर्जी वहां डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल होगी। तो ये एनर्जी बनानी पड़ेगी। कैसे बनेगी, ADP में हम एक फॉस्फेट जोड़ेंगे, इसको जोड़ने के लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, यहाँ से, जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर में इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए हैं वो वाटर हेल्प करेंगे इन फॉर्मेशन ऑफ ATP, इन फॉर्मेशन ऑफ ATP। इस प्रोसेस को बोला जाता है फॉस्फोराइलेशन। क्या बोला जाएगा, फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, इस प्रोसेस को बोला जाएगा फॉस्फोराइलेशन, ठीक। और इस फॉस्फोराइलेशन के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर से यानी लाइट से, तो इसको बोला जाएगा फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या बोला जाएगा, फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक, फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब लाइट एनर्जी के इस्तेमाल से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं उससे ATP बनी है, इसको बोला जाएगा फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक। बिल्कुल परेशान मत होइए, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। आपने क्या पढ़ा कि क्लोरोफिल ने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, वो सनलाइट जो है वो किस फॉर्म में आ गई, पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में, जो कि है फोटोन। अब ये जो सॉइल से वाटर पिकअप हुआ है ये पहुंचा यहाँ क्लोरोप्लास्ट में, ये जो वाटर है ये फोटोन के प्रेजेंस में टूट जाएगा इनटू H प्लस आयन, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक, क्लियर है। ऑक्सीजन तो भैया बाहर के रास्ते निकल लिए स्टोमेटा के, उनका कोई काम नहीं है, बाय प्रोडक्ट है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस्तेमाल हो रहे हैं इन प्रोड्यूसिंग ATP, इन प्रोड्यूसिंग ATP। इस प्रोसेस को बोला जा रहा है फोटोफॉस्फोराइलेशन। ATP क्यों बना रहे हैं, क्योंकि अभी डार्क रिएक्शन होना है, फूड अभी बना नहीं है। लाइट रिएक्शन में फूड नहीं बनता, फूड बनता है डार्क रिएक्शन में, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन में सिर्फ क्या होगा, सनलाइट एब्जॉर्ब हो की जाएगी, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा और ATP का प्रोडक्शन होगा। लाइट रिएक्शन में 3 काम होंगे, क्या होगा, सनलाइट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल, फोटोलिसिस ऑफ वाटर विल अकर एंड ATP विल बी फॉर्म्ड। क्लियर है, इसके आगे की पूरी स्टोरी डार्क रिएक्शन में होगी। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए अब आगे देखिए। यहाँ पे एक सेकेंड, लास्ट स्टेप जो बचा था वो है यहाँ पे, अगर आप देखें तो लास्ट स्टेप है रिडक्शन ऑफ CO2 टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे क्या है, आप देखिए वाटर मॉलिक्यूल आया, एंटर हुआ ग्राना में, फोटोलिसिस हो गया, ऑक्सीजन बाहर निकल गया फोटोलिसिस के रास्ते। एक हमने कंपाउंड और बनाया, मैं आपको अभी दिखाऊं, ये आप सोच रहे होंगे H प्लस आयन जो है ये क्या कर रहा है, एक कंपाउंड है NADP, ठीक है। अब यहाँ पे जो है H प्लस आयन जुड़ के बना देंगे NADPH2,
ठीक है। ये भी एनर्जी कंपाउंड है, ये भी एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंपाउंड ही है। एक NADPH2 जो है इट इज इक्विवेलेंट टू 3 ATP, ठीक है। 1 NADPH इज इक्विवेलेंट टू 3 ATP, तो ये भी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ये भी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ये दोनों एनर्जी कहाँ इस्तेमाल होंगी? डार्क रिएक्शन में। पूरी डार्क रिएक्शन की तैयारी हो रही है। बिल्कुल ऐसे समझो कि रात को लाइट नहीं आने वाली है, तो दिन भर आप इन्वर्टर चार्ज करके रख रहे हो, क्यों? कि रात में आप उस इन्वर्टर से लाइट जला सको। तो प्लांट भी क्या कर रहा है? प्लांट क्या कर रहा है? प्लांट रात में नहीं कर रहा है, प्लांट ये कर रहा है कि भाई सनलाइट से जो भी एनर्जी मिली उसको बना के रख लिया जाए और अपना आराम से खाना बनाते रहेंगे। सन चाहे चला भी जाए कोई दिक्कत नहीं है ना। आप तभी इन्वर्टर थोड़े चार्ज करते हो कि आपको पता हो लाइट कटने वाली है, आपको तो हमेशा चार्ज रहता है ना कि कट गई तो ठीक है भाई इन्वर्टर चलेगा। तो उसी तरह प्लांट भी है, अपना एनर्जी तैयार रखता है, सन चला भी जाएगा तो भी वो फूड बना पाएगा क्योंकि उसने ऑलरेडी एनर्जी प्रोड्यूस कर रखी है लाइट एनर्जी के इस्तेमाल से। वो कौन कौन सी एनर्जी? या तो ATP है या NADPH है। तो आप ये देख रहे हैं कि जो भी फोटोलिसिस ऑफ वाटर में उनका भविष्य क्या हुआ? ऑक्सीजन बाहर चले गए, इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो गए फोटोफॉस्फोराइलेशन में, H+ इस्तेमाल हो गए NADPH प्रोड्यूस करने में। ये दोनों जाएंगे डार्क रिएक्शन में, ये भी और ये भी, दे विल गो टू द डार्क रिएक्शन। ठीक, समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे होगा कार्बन फिक्सेशन, ठीक है। क्या होगा? कार्बन फिक्सेशन। कहाँ पे हो रहा है? स्ट्रोमा में। कहाँ हो रहा है? स्ट्रोमा में। ये सब कहानी कहाँ हुई? ग्रैना में। कार्बन डाइऑक्साइड अब जाके एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब हो रहा है, लाइट रिएक्शन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हुआ है और ये कार्बन डाइऑक्साइड अब रिड्यूस होगा बाय इन द प्रेजेंस ऑफ ATP एंड NADPH, जो भी एनर्जी हमने प्रोड्यूस की थी, एंड नाउ इट विल प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे जो भी ये हुआ, इसके बाद हम अगर देखें एक चीज़, तो आप अगर डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन में डिफरेंस करें, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे जो है अगर देखा जाए तो लाइट रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी या सोलर लाइट एनर्जी, और ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है? इन प्रेजेंस ऑफ केमिकल एनर्जी, इन प्रेजेंस ऑफ केमिकल एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? ग्रैना में हो रहा है, साइट है, और यहाँ पे स्ट्रोमा में हो रहा है, ये इसका साइट है, ठीक है, डार्क रिएक्शन का। तीसरी बात, फोटोलिसिस ऑफ वाटर अकर्स यहाँ पे लाइट रिएक्शन में, यहाँ पे नहीं होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस ATP, यहाँ पे नहीं है ऐसी कहानी भाई, ऐसा नहीं है। फिर ऑक्सीजन इज इवॉल्व, ऑक्सीजन इज गिवन आउट, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब। तो लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन रिलीज होगा और डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा, ठीक है। फिर आप देखिए अगर यहाँ पे, तो और क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे ATP NADPH आर द प्रोडक्ट्स, ठीक है, और एक ऑक्सीजन भी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? शुगर, ठीक, प्लस वाटर इज द प्रोडक्ट, ठीक है, शुगर प्लस वाटर इज द प्रोडक्ट। तो डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन में आप देखिए क्या अंतर है। यहाँ सनलाइट यूज हुई, वहाँ केमिकल एनर्जी यूज हुई, ये ग्रैना में हुआ, वो स्टोमा में हुआ, यहाँ फोटोलिसिस हुआ, वहाँ नहीं हुआ, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए, वहाँ नहीं प्रोड्यूस हुए, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल हुए ATP बनाने में, वहाँ नहीं इस्तेमाल हुए, यहाँ ऑक्सीजन गिवन आउट था, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब था, यहाँ ATP NADPH2 एंड ऑक्सीजन आर द प्रोडक्ट्स, वहाँ शुगर एंड वाटर आर द प्रोडक्ट्स। तो डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन में
ये डिफरेंस है, दोनों ही फोटोसिंथेसिस के पार्ट हैं, दो बोथ आर द फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये तो मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस हो गए। अगर हम समरी देखें फोटोसिंथेसिस की, अगर हम इसको समराइज करें तो आप ये देखिए, प्लांट्स ने वाटर पिकअप किया, जाइलम के थ्रू वाटर ऊपर गया, लीफ में आप देखें यहाँ पे तो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी, लाइट रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे लाइट रिएक्शन में फोटोलिसिस वगैरह हुआ, वाटर भी देखिए आ गया है और ऑक्सीजन बाहर निकल गया एज अ वेस्ट, ठीक। अब आप ये देखिए यहाँ NADP प्लस ADP ये सब इस्तेमाल हुए, ये सब जो है इलेक्ट्रॉन और H प्लस आयन यूज करके क्या बन गए, NATP NADPH, और ये सब चले गए स्ट्रोमा में क्या परफॉर्म करने, कैल्विन साइकिल, क्या परफॉर्म करने, कैल्विन साइकिल, ठीक है। इन्होंने परफॉर्म किया कैल्विन साइकिल। तो जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है लाइट रिएक्शन में सनलाइट ट्रैप हुई, वाटर आया, लाइट रिएक्शन चला, ऑक्सीजन रिमूव हो गया एज अ वेस्ट, ADP और ATP जो हैं वो इस्तेमाल हो गए, यहाँ पे ADP और ATP जो है वो इस्तेमाल हो गए इन प्रोड्यूसिंग ATP एंड NADPH, ठीक है। ATP एंड NADPH, ये दो ATP और NADPH आप देख रहे हैं एरो जा रहा है इन स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में चलेगी कैल्विन साइकिल, कैल्विन साइकिल में प्रोड्यूस होगा ग्लूकोज। तो ये ओवरऑल समरी है कि फोटोसिंथेसिस में दो फेजेस हैं, एक लाइट रिएक्शन है, एक डार्क रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन में सनलाइट इस्तेमाल हो रही है, डार्क रिएक्शन में सनलाइट नहीं इस्तेमाल हो रही, वहाँ पे लाइट रिएक्शन में बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं ATP NADPH ये इस्तेमाल हो रहे हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। सो ऑक्सीजन इज अ वेस्ट प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। अब आप यहाँ देखेंगे क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ, भाई पूरी कहानी लीफ की है, क्लोरोप्लास्ट है कहाँ, लीफ में। तो आप क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ मतलब क्या है कि आप किसी लीफ को परपेंडिकुलर पे काटें, इसको अगर आप परपेंडिकुलर पे कट करें मार्जिन से तो आपको ऐसा सेक्शन दिखेगा, ठीक। तो ये सबसे ऊपर जो आपको दिखता है ये है क्यूटिकल, वैक्सी कोटिंग है, ठीक है। क्यूटिकल इज अ वैक्सी कोटिंग, लीफ के सरफेस को प्रोटेक्ट करती है सोलर एनर्जी से। इट्स अ वैक्सी कोटिंग विच प्रोटेक्ट्स द लीफ सरफेस फ्रॉम इवेपोरेशन, प्रिवेंट करते हैं, वाटर लॉस प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। उसके नीचे जो आपको दिख रहा है ये है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कोई खास बात नहीं है, हर लिविंग स्ट्रक्चर की ऊपरी लेयर जो है वो एपिडर्मिस ही है। उसके नीचे आपको दो चीज़ें दिख रही हैं, एक दिखाई देता है यहाँ पे ऊपर ऐसी सेल्स होती हैं लंबी लंबी, इसको कहते हैं पैलिसेड, पैलिसेड मीजोफिल, लीफ की जो टिश्यू हैं वो मीजोफिल हैं, और ये जो है ये है स्पॉन्जी मीजोफिल, स्पॉन्जी मीजोफिल, ठीक है, स्पॉन्जी मीजोफिल। ये जो है भाई हमारा बंडल शीथ सेल है, बंडल शीथ सेल ये क्या करता है, ये वैस्कुलर बंडल को सराउंड करता है, ये इट इज सराउंडिंग द वैस्कुलर बंडल, ये हमारा वैस्कुलर बंडल है यानी जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। तो वैस्कुलर बंडल इज कंप्राइजिंग ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। अब ये लोअर सरफेस पे ये आपको दिख रहा होगा, ये है गार्ड सेल यानी ये है यहाँ पर प्रेजेंट है स्टोमेटा, क्या प्रेजेंट है, स्टोमेटा, ठीक। ये है लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, और ये है लोअर क्यूटिकल, ये है लोअर क्यूटिकल। तो आप क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ में क्यूटिकल पाएंगे, एपिडर्मिस पाएंगे, पैलिसेड मीजोफिल, स्पॉन्जी मीजोफिल, बीच में आपको बंडल शीथ सेल, उस बंडल शीथ सेल के अंदर आपको जाइलम एंड फ्लोएम मिलेंगे, और नीचे वाले सरफेस पे आपको गार्ड सेल्स जो कि स्टोमेटा के हिस्से हैं, जो भी आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो दे आर पार्ट ऑफ द स्टोमेटा, ठीक है।
क्लियर? और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या क्या होंगे, क्यूटिकल, पैलिसेड मीजोफिल, स्पॉन्जी मीजोफिल और आपके गार्ड सेल्स जो स्टोमेटा हैं लोअर सरफेस ऑफ द लीफ पे पाए जाएंगे। लोअर सरफेस ऑफ द लीफ पे इसलिए ज़्यादा पाए जाएंगे क्योंकि भाई ऊपरी सरफेस डायरेक्ट कांटेक्ट में है सनलाइट से, है ना, तो वहाँ अगर स्टोमेटा ओपन होगा CO2 एब्जॉर्ब करने के लिए या ऑक्सीजन बाहर भेजने के लिए तो वाटर लॉस हो जाएगा इमीडिएटली। तो उस वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए क्या होगा, स्टोमेटा जो है अंडर सरफेस ऑफ द लीफ दे दिया गया। ऐसा नहीं कि ऊपरी सरफेस पे नहीं होता, ऊपर भी होता है, ठीक है, ऊपर भी होंगे, ठीक। तो अब ये जो बंडल शीथ सेल्स हैं दे आर सराउंडिंग द वैस्कुलर बंडल। और मीजोफिल सेल्स जो हैं वो दो तरीके के हैं, लॉन्गिट्यूडनल अगर हैं तो पैलिसेड और सर्कुलर हैं तो स्पॉन्जी। ये बीच में आप गैप्स देख रहे होंगे, ये जो गैप्स हैं ये हैं एयर स्पेसेस। यहाँ पे एयर जो है आराम से जो वाटर हीट हो रहा है वो वेपर के फॉर्म में यहाँ पे होगा और स्टोमेटा खुलते ही वो बाहर एस्केप कर जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ट्रांसपिरेशन, जो हम आगे डील करेंगे, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है आपके, अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये डायग्राम इम्पॉर्टेंट है और बनाने को भी आ सकता है, लेबल करने को भी आ सकता है। अब एक ये एक्टिविटी है जो आपके NCERT में दी है, एक्टिविटी 6.1। क्या कह रहे हैं आपसे, एक वेरीगेटेड लीफ का प्लांट लीजिए। वेरीगेटेड लीफ मतलब ये जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, पैचेस में क्लोरोफिल पाया जा रहा हो, लगातार क्लोरोफिल नहीं है, पैचेस में है। तो आपको ये लीफ लेनी है और ये डार्क रूम में रखना है 3-4 दिन के लिए ताकि सारा जो है स्टार्च निकल जाए। मतलब डी स्टार्चिंग के लिए क्या करना है भाई, डी स्टार्चिंग करना है अंधेरे में रख के। अगर पूछा जाए कि आपने पौधे को अंधेरे में क्यों रखा, फॉर डी स्टार्चिंग इट, ठीक है। नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 आवर्स। अब आप प्लांट को रखेंगे ताकि पुराना जो भी स्टार्च है वो खत्म हो जाए और अब नए सिरे से फोटोसिंथेसिस हो और अब जो है स्टार्च वगैरह बने, ठीक। नाउ प्लक अ लीफ फ्रॉम द प्लांट, मार्क द ग्रीन एरियाज एंड ट्रेस ऑन अ शीट ऑफ पेपर। इसी गमले से एक लीफ तोड़िए, जो हरे एरिया हैं उसको मार्क कर लीजिए और एक पेपर पे ट्रेस कर डालिए, ठीक। डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट्स। उबलते हुए पानी में आप बस लीफ को डाल के निकाल दीजिए एंड उसके बाद आप एक अल्कोहल के बीकर में डालिए। क्यों कर रहे हैं अल्कोहल और बॉईल वगैरह करने के लिए, एक्सेस क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए, ठीक है, एंड डिहाइड्रेशन। क्यों, ताकि क्लोरोफिल निकल जाए तो लीफ का कलर हल्का हो जाए तो आप आराम से अपने एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे, ठीक। वाई आर यू एडिंग इट टू द अल्कोहल एंड बॉइलिंग वाटर, टू रिमूव द एक्सेस क्लोरोफिल एंड डिहाइड्रेशन so that the leaf becomes light colored. Leaf turns light colored, ठीक है, light colored का हो जाएगा। Now carefully place the above beaker in a water bath and heat till the alcohol begins to boil. Water bath मतलब जैसे ऐसे कि भाई एक बर्तन लिया, उसमें सीधा नहीं उबाला, आपने उस बर्तन के अंदर एक बर्तन रखा, उसमें आपने अपनी लीफ को डाल के रखा। What happens to the color of the leaf? What is the color of the solution? आपके लीफ का कलर जो है वो फेड हो जाएगा और वो फेडेड कलर कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, सोल्यूशन में। Now dip the leaf in a dilute solution of iodine for a few minutes. आयोडीन में क्यों डाला भाई, यही तो मेन पर्पस है। एक्टिविटी का एम क्या है, टू चेक यहाँ पे कि क्लोरोफिल नेसेसरी है कि नहीं। तो अभी हम लोग देखेंगे। टेक आउट द लीफ एंड रिंस ऑफ द आयोडीन सोल्यूशन। बॉइलिंग, उसमें से लीफ निकालिए, बचा हुआ आयोडीन धुल डालिए, रिंस ऑफ मतलब धुल डालिए, और ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीफ एंड कंपेयर इट विद द ट्रेसिंग ऑफ द लीफ डन इन द बिगनिंग। जो शुरू में आपने ट्रेसिंग कर ली थी ना, तो आपको पता है कि कहाँ कहाँ क्लोरोफिल है और कहाँ क्लोरोफिल नहीं है, ठीक। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन वेरियस एरियाज ऑफ द लीफ। अब आपने जब आयोडीन में रिएक्शन करवाई तो आयोडीन प्लस स्टार्च फॉर्म्स अ कंपाउंड कॉल्ड स्टार्च आयोडाइड। क्या बनाता है, स्टार्च आयोडाइड, जो कि होता है किस कलर का, ब्लू ब्लैक। किस कलर का होता है भाई, ब्लू ब्लैक। तो जहां पे क्लोरोफिल था वहां पे आपको ब्लू ब्लैक कलर दिखाई देगा, जहां क्लोरोफिल नहीं था वहां दिखेगा क्या, नहीं। तो आपसे क्या प्रूफ करवा रही है एक्टिविटी, एम क्या हो गया एक्टिविटी का, टू शो
that chlorophyll is necessary for photosynthesis. Chlorophyll is necessary for photosynthesis. भाई क्लोरोफिल था तो ब्लू ब्लैक कलर हुआ, नहीं था तो नहीं हुआ, क्योंकि जहां पे क्लोरोफिल था वहां स्टार्च बनेगा, वहां आयोडीन ने रिएक्ट करके स्टार्च आयोडाइड बनाया। ठीक, तो आप ये सोचोगे हमने तो सारा भाई रिमूव कर दिया था क्लोरोफिल KOH ये सॉरी अल्कोहल और वाटर में बॉईल करके, है ना। आपने एक्सेस रिमूव किया था, सारा थोड़े रिमूव कर दिया था, आपने रंग हल्का किया था ताकि आपको आराम से ब्लू ब्लैक कलर दिखाई दे। भाई डार्क ग्रीन लीफ के ऊपर ब्लू ब्लैक कलर क्या ही पता चलेगा, इसलिए आपने रिमूव कर दिया था बॉईल करके, ताकि आपकी लीफ का कलर लाइट हो जाए और आपको उसमें स्टार्च आयोडाइड का कलर दिखाई दे। तो ये एक्टिविटी समझ में आ गई, ये आपकी एनसीईआरटी में एक्टिविटी है। और एक्टिविटी पे बेटा खास ध्यान देना है, क्योंकि बोर्ड ने आपको स्मार्ट बनाने की ठान लिया है, तो वो आपको रट्टाफिकेशन वाले क्वेश्चन नहीं देंगे, वो आपको एप्लीकेशन क्वेश्चन देंगे, आपसे एक्टिविटी टेस्ट करवाएंगे, केस बेस्ड क्वेश्चंस कराएंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कराएंगे। तो इस वजह से एक्टिविटी पे ज़्यादा एम्फेसिस डालिए। अब ये दूसरी एक्टिविटी है 6.2 आपके एनसीईआरटी में, ये है एम of the activity is to show that CO2 is necessary for photosynthesis. CO2 is necessary, ओहो सारा मिट गया भाई, चलो भाई, to show that CO2 is necessary for photosynthesis। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 की ज़रूरत है, इसके बिना नहीं होगा, यही तो आपको शो करना है। तो आपने क्या किया, 2 पॉटेड प्लांट्स ले लिए गमले में बढ़िया, जिसमें पत्ते वत्ते फूल लगे हों। आपने एक प्लांट के पास आपने एक प्लेट रखा जिसमें आपने KOH रख दिया और एक तरफ आपने नहीं रखा। फिर दोनों को बेल जार से आपने ढक दिया। बेल जार के बेस को आपने जो है वैसलीन से सील कर दिया, सील विद वैसलीन, सील द बेस विद वैसलीन। क्यों किया आपने वैसलीन से सील? टू मेक इट एयर टाइट, टू मेक इट एयर टाइट। ठीक है, टू मेक इट एयर टाइट। ठीक, आपने वैसलीन से बेस को सील कर दिया एयर टाइट, अब ना कोई हवा अंदर जा सकती है ना कोई बाहर आ सकती है। कुछ देर बाद आपने दोनों बेल जार्स को उठाया, एक लीफ यहाँ से एक लीफ यहाँ से लिया और आपने स्टार्च आयोडाइड का फिर से वही स्टार्च प्लस आयोडीन वाला रिएक्शन ऑब्जर्व करना है। आप ये पाओगे कि जो गमला ए है उसमें भाई ब्लू ब्लैक कलर, ए गमले में ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा, जबकि बी गमले में जो है ब्लू ब्लैक कलर आएगा। क्या कारण था? दोनों में क्लोरोफिल है, सब कुछ है, क्या दिक्कत हो गई भाई? फिर दिक्कत ये हो गई कि जार ए में यहाँ प्लेट में रखा है KOH और जबकि यहाँ नहीं रखा है। KOH जो है जार में जितना भी CO2 था उसको एब्जॉर्ब कर लिया और कन्वर्ट कर दिया इनटू K2CO3 प्लस H2O। ठीक, KOH ने सारा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लिया और बना दिया K2CO3। ये एक एक्वस सॉल्ट है, डिसॉल्व हो गया, सारा CO2 खत्म। अब प्लांट कहाँ से CO2 लेगा? जब CO2 लेगा नहीं तो फोटोसिंथेसिस करेगा नहीं, और फोटोसिंथेसिस करेगा नहीं तो स्टार्च बनाएगा नहीं, तो ब्लू ब्लैक कलर कहाँ से आएगा भाई? है कि नहीं? तो KOH के प्रेजेंस में KOH का काम क्या है? टू एब्जॉर्ब द CO2। KOH का काम क्या है? टू एब्जॉर्ब द CO2। ठीक, KOH का काम है टू एब्जॉर्ब द CO2। तो CO2 होगा तो फोटोसिंथेसिस हुआ, जिस जार में नहीं था तो वहां नहीं हुआ। अब अगला स्ट्रक्चर जो है भाई, हमने तब से लीफ का सेक्शन वगैरह की बात की, तो वहां हमने बात की थी स्टोमेटा। छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे हमारे पास नाक है गैसेस एक्सचेंज के लिए, प्लांट की नोज है स्टोमेटा, है ना। तो स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ, और massive amount of gaseous exchange takes place in the leaf through these pores for the purpose of photosynthesis. But it is important to note here that the exchange of gases occurs across the surface of stem, root and leaves as well. सिर्फ leaf पे नहीं,
और भी जगहों से गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। तो आइए स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखें हम लोग। तो ये जो फोटो है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से क्लिक की गई फोटो है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखिए फोटोज क्या दिखा रहे हैं कि ये है गार्ड सेल। यहाँ आप देखेंगे ये है भाई आपके बीन शेप्ड गार्ड सेल्स। स्टोमेटा में बीन शेप्ड गार्ड सेल्स, उनके अराउंड लगे हुए होते हैं एपिडर्मल सेल्स। ठीक है, क्या लगे होते हैं? एपिडर्मल सेल्स। ये हैं गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स, इन गार्ड सेल्स के अंदर प्रेजेंट हैं स्टोमेटा। इन गार्ड सेल के अंदर इन गार्ड सेल के अंदर प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट। अरे भाई क्या बोल दिया, इन गार्ड सेल के अंदर प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट। और जब ये ओपन है तो ये कहलाते हैं स्टोमा या स्टोमेटल पोर। क्या कहलाएंगे? स्टोमा या स्टोमेटल पोर। इस पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाएगा स्टोमेटल अपैरेटस। क्या बोला जाएगा? स्टोमेटल अपैरेटस। तो क्या क्या चीजें स्टोमेटल अपैरेटस के पार्ट हैं? एपिडर्मल सेल्स, स्टोमा या स्टोमेटल पोर, गार्ड सेल्स एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक, ये आप डायग्राम देखिए, ये एक ओपन स्टोमेटा की पिक्चर है और ये क्लोज स्टोमेटा की पिक्चर है। यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, ये ओपन स्टोमेटा है और ये क्लोज स्टोमेटा है। ऐसा क्यों है? यहाँ पे एक चीज़ और आप नोटिस करेंगे यहाँ पे कि आप ये देखिए, ये जो गार्ड सेल की इनर वॉल है ये होती है थिक, और जो आउटर वॉल है वो होती है थिन। ठीक है, इनर वॉल ऑफ द गार्ड सेल इज थिक एंड द आउटर वॉल इज थिन। ये थिक वॉल है अंदर और आउटर वॉल जो है वो है थिन। आउटर वॉल जो है वो है थिन। ठीक, इनर वॉल इज थिक, आउटर वॉल इज थिन ऑफ द गार्ड सेल। ठीक है, क्लियर है? अब ये ओपनिंग क्लोजिंग की हम लोग बात कर रहे थे। तो स्टोमेटा ओपन तब होगा जब गार्ड सेल्स जो हैं वो टर्जिड होंगे। टर्जिड मतलब उनके अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन होगा, और जब वाटर निकल जाएगा तो सेल जो है वो हो जाएंगे फ्लैसिड और सेल हो जाएंगे बंद। ठीक, श्रिंक हो जाएंगे, स्टोमेटा हो जाएगा क्लोज। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड्स ऑन द टर्जिडिटी ऑफ द सेल। डिपेंड्स ऑन द टर्जिडिटी ऑफ द सेल। अब टर्जिडिटी क्या है भाई, समझो थोड़ा, है ना। टर्जिडिटी समझिए ज़रा आप यहाँ पे, कि जैसे मान लीजिए ये है कोई सेल है, ये उसकी मेम्ब्रेन है और ये उसका वॉल है। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये सेल वॉल है। ठीक, अंदर सेल मेम्ब्रेन में जो कंटेंट्स फिल्ड है वो बाहर की तरफ एक प्रेशर लगाएंगे। इस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं टर्गर प्रेशर। क्या बोलते हैं? टर्गर प्रेशर। और काउंटर में वॉल भी एक प्रेशर अंदर की तरफ लगाएगी, इस प्रेशर को बोलते हैं वॉल प्रेशर। काउंटर प्रेशर है, इसको बोलेंगे वॉल प्रेशर। ठीक, जब TP इज इक्वल्स टू WP तब जो है सेल जो है शेप में रहेगा। जैसे ही TP ज़्यादा हो गया WP से, सेल क्या हो जाएगा? बर्स्ट। भाई धक्का दे रहे हो, सामने वाला भी उधर से दे रहा है, आप होल्ड कर पाए, देते देते गिर गए, आपने ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो आप बाहर की तरफ हो जाओगे ना, तो सेल क्या हो जाएगी? बर्स्ट। और उल्टा अगर हो गया कि TP भैया, सॉरी ये तो मैंने सिंबल ही गलत लगा दिया, लेस देन ग्रेटर देन का, ये TP अगर ज़्यादा है तो WP से, तो सेल हो जाएगी बर्स्ट, और TP यदि कम है WP से तो सेल हो जाएगी श्रिंक। तो बेसिकली स्टोमेटा को ओपन होने के लिए क्या होना चाहिए? TP इज इक्वल्स टू WP, मतलब टर्गर प्रेशर हाई होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये देखिए यहाँ पे जैसे मैंने लिखा कि इट डिपेंड्स ऑन द टर्जिडिटी ऑफ द सेल, यानी ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा इज डिपेंडेंट ऑन द टर्गर प्रेशर ऑफ द सेल, यानी वाटर कॉन्सेंट्रेशन इन द गार्ड सेल। गार्ड सेल में पानी होगा तो स्टोमेटा ओपन होगा, क्योंकि गार्ड सेल स्वेल हो जाएंगे। गार्ड सेल में पानी नहीं होगा तो यानी सेल कैसी हो गई? गार्ड सेल फ्लैसिड, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ओपनिंग में क्या हुआ यहाँ पे कि वाटर एंटर्स द गार्ड सेल। ठीक है, गार्ड सेल में वाटर एंटर करेगा, गार्ड सेल स्वेल्स, ओपन। ठीक,
यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूसरी स्टोरी है, वाटर लीव्स द गार्ड सेल, ठीक, सेल श्रिंक्स, क्लोज हो गया, ठीक। तो टर्जिड सेल है, स्टोमेटा ओपन, फ्लैसिड सेल है, स्टोमेटा क्लोज। ओपनिंग एंड क्लोजिंग विल डिपेंड ऑन द टर्जिडिटी ऑफ द सेल, ठीक। अब आइए देखा जाए यहाँ पे कि भाई ट्रांसपिरेशन भी एक टर्म है जो स्टोमेटा के साथ इन्वॉल्व है, क्योंकि स्टोमेटा खुल रहा है तो जैसे मैंने आपको बताया दिन भर पौधा धूप में खड़ा है, उसके अंदर का पानी सारा इवेपोरेट करेगा, इवेपोरेट करके बाहर तो निकलेगा ना, कब निकलेगा, जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा बाहर निकल जाएगा। तो दरवाज़ा क्या है यहाँ पे, स्टोमेटा, स्टोमेटा खुलना ही खुलना है, ऑक्सीजन उसको बाहर भेजना है, कार्बन डाइऑक्साइड उसको अंदर लेना है, तो कैसे होगा, खुलेगा तभी होगा ना, जैसे ही खुलेगा वहाँ पे वाटर एस्केप कर जाएगा। तो ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन क्या है, लॉस ऑफ वाटर, ध्यान दीजिएगा किस फॉर्म में जा रहा है, इन द फॉर्म ऑफ वेपर, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, फ्रॉम द एरियल, जमीन से ऊपर, मिट्टी से ऊपर जो भी पार्ट्स हैं, फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। अब स्टोमेटा के थ्रू होगा तो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, ठीक है, तीन तरीके के हो सकते हैं, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन एक हो सकता है, अगर क्यूटिकल के थ्रू हो रहा है तो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, और एक बार्क पे एक स्ट्रक्चर होता है लेंटिसिल्स, तो उसके थ्रू हो रहा है तो लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। अगर बार्क ऑफ द ट्री से हो रहा है तो लेंटिकुलर, क्यूटिकल से हो रहा है तो क्यूटिकुलर, स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है तो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, लेकिन हर जगह वाटर लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर। अब आपने अक्सर देखा होगा सुबह या शाम के समय लीफ के मार्जिन्स पे वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, वहाँ वाटर ने अपनी प्लांट का, वहाँ प्लांट ने अपने अंदर जो एक्सेस वाटर है उसको लूज कर दिया है ना, वो प्रोसेस कहलाता है गटेशन, वहाँ वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, ट्रांसपिरेशन में लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा ट्रांसपिरेशन में विच स्टेट, इन विच स्टेट इज द वाटर लॉस्ट, इट इज लॉस्ट इन द गैसियस स्टेट and it is lost from all the aerial parts of the plant. It can be cuticle, it can be stomata, it can be lenticels, ठीक है। So small openings on the underside of the leaf are called stomata. तो यहाँ क्या हुआ, roots take up water from the soil, water is drawn up the stem to the leaf, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, water ऊपर मूव कर गया, और यहाँ पे क्या हुआ कि ये water जो है लीफ पे गया, यहाँ evaporation हुआ and it is lost from the stomata, ठीक। तो ट्रांसपिरेशन इज लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। अब इससे क्या फायदा होता है प्लांट को, ये तो नेसेसरी इवल है, ये होगा ही होगा, ठीक है, इसके बिना पॉसिबल नहीं है। तो ट्रांसपिरेशन जैसे हम बोल रहे थे कि वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर लॉस हो रहा है, अब इससे फायदा ये हो रहा है कि भाई वाटर लॉस हो रहा है तो जो वाटर प्लांट में है वो और नीचे से पुल होके ऊपर आ रहा है, जो अभी हम लोग आगे ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे वहाँ हम पढ़ेंगे, इसको कहते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल, ठीक। और सिंस इवेपोरेशन के थ्रू बाहर जा रहा है वेपर्स के फॉर्म में, तो एटमॉस्फेयर को कूल भी कर रहा है। जैसे अक्सर आप देखेंगे जब आप किसी बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे वाले इलाके से गुजरते हैं तो वहाँ पे अपने आप ही थोड़ा सा आपको ठंडा महसूस होता है, ये प्लांट्स के प्रेजेंस की वजह से है, ट्रांसपिरेशनल फिनोमेना है कि वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक। अब आइए कुछ क्वेश्चंस देखें हम लोग, जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा, हमने पढ़ा लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं, हमने पढ़ा कौन कौन से लाइफ प्रोसेस हैं, और हमने इस वीडियो में डिस्कस किया न्यूट्रिशन पे, वो भी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे, जिसमें हमने पढ़ा कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दो तरीके के हैं, एक तो कीमो ऑटोट्रॉफ या फोटो ऑटोट्रॉफ। फिर हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस, जिसमें हमने दो फेजेस पढ़े, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, जिसमें हमने लाइट रिएक्शन में पढ़ा एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोरोफिल, फोटोलिसिस ऑफ वाटर एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन। डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड एंड इट इज रिड्यूस्ड, रिडक्शन रिएक्शन है, ध्यान दीजिएगा, टू प्रोड्यूस शुगर। फिर हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा पढ़ा, ट्रांसपिरेशन पढ़ा, एनसीईआरटी की एक्टिविटीज सॉल्व की, ठीक है। अब इस पे बेस थोड़ा सा क्वेश्चन है ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपने जो पढ़ा वो आपको समझ में आया कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, Which of the following equations most accurately sums up the photosynthesis? पहला देखिए, CO2 plus H2O will give you CH2O
2 गलत बात। दूसरी इक्वेशन, भाई यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं निकला तो ये भी गलत, ये भी गलत, यहाँ वाटर नहीं निकला तो ये भी गलत। अब ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ 12H2 है, प्रोडक्ट साइड में भी वाटर है, रिएक्टेंट साइड में भी वाटर है। द इंटरनल सेल्यूलर एनर्जी रिजर्व इन द ऑटोट्रॉफ्स इज, किस फॉर्म में फूड स्टोर हो रहा है? तो मैंने आपको बताया था इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, द फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, यहाँ पे ये कलर ज्यादा ब्राइट दिखेगा, स्टार्च के फॉर्म में जो है प्लांट अपना फूड स्टोर कर रहे हैं। अब आइए कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं कि आयोडीन टर्न्स ब्लू ब्लैक ऑन रिएक्टिंग विद, क्या है भाई? ऑन रिएक्टिंग विद starch. Starch plus iodine will form starch iodide. CO2, H2O, sunlight and dash are required for photosynthesis. कौन सा pigment? Chlorophyll pigment. Dash is known as the photosynthetic organelle of the cell. कौन भाई? Chloroplast. Chloroplast में तो हो रहा है, ग्रैना और स्टोमा सब है वहाँ पे। Site of photosynthesis in a plant is chloroplast again. Same answer. Chloroplast. Chloroplast में भी ग्रैना एंड स्ट्रोमा। The two main steps of photosynthesis are called light phase या light reaction कह सकते हैं, and the dark reaction, या आप इसको light independent, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कि रात में होगा, ये दिन में ही साइमल्टेनियसली चलता है, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन साथ में चलते रहते हैं। ठीक, बस ये सनलाइट नहीं यूज कर रहा है इसलिए हम इसको डार्क रिएक्शन बोल रहे हैं। तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। आई होप आप सबको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन इसमें से आए तो आप कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। वीडियो बार बार देखिए, एनसीईआरटी रीड करते रहिए, एक्टिविटीज पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। मियर लर्निंग से साइंस जो है उतनी अच्छी डील नहीं हो पाती। टॉपिक्स को समझिए और अगले पार्ट में हम लोग लेकर आएंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। थैंक यू।